Hello, good morning, students. How are you, beta? I hope you are very well at your place. हम लेसन नंबर 1 जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके नेक्स्ट टॉपिक पे हैं, 4th पे। डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन? तो क्या उस टाइम में महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट में क्या देखा है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग में वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेट द इवेंट विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी इम्पोर्टेंट चेंजेस इन फ्रांस सोसाइटी। ये कह रहा है कि महिलाएं तो शुरू से ही फ्रांसीसी जो था ना रेवोल्यूशन था उसके अंदर शुरू से ही अपनी सबसे वो इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रही थी और वो शुरू से ही इसके अंदर क्या रही थी, शामिल रही थी। इसके बाद में उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी जो है ना वो रेवोल्यूशन के लिए और गवर्नमेंट के लिए उनका जीवन जो है इम्प्रूव करने के लिए, उनकी लाइफ जो इम्प्रूव करने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। जो मिडिल क्लास की, जो थर्ड क्लास की, जो थर्ड स्टेज के जो लोग थे ना, उनमें तो महिलाएं ही सारा कुछ काम करती थी। जैसे कि सिलाई का, ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है, सिलाई का, बुनाई का, इसके बारे में कपड़ा धोने का, बाजारों के लिए फल सब्जियाँ बेचती थी। हर तरह का जो घरेलू और दूसरा काम था सारी की सारी कौन करती थी, महिलाएं काम करती थी इस तरीके का। ठीक है, इसके बाद क्या है, मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, यानी कि ज़्यादा अधिकांश महिलाएं क्या थी, पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे उनके पास। मतलब उनको पढ़ने के, ये एजुकेशन से रिलेटेड उनको कोई किसी तरह की कोई नॉलेज नहीं दी जाती थी। उसके बाद में क्या था, जो थर्ड स्टेज की जो महिलाएं थी तो उनको क्या किया जाता था, ओनली डॉटर ऑफ नोबल्स ऑफ वेदर वेल्दियर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट ए कॉन्वेंट। इसके बारे में क्या कहा गया थे, तीसरे स्टेट की जो धनी परिवार की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी, यानी वही थी जो कि कॉन्वेंट में जा सकती थी और अदर जो गर्ल्स थी वो उसके अंदर नहीं जा सकती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी और कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे कि खाना पकाना, इस तरह के काम करने पड़ते थे उनको। मतलब घर का पालन पोषण करना, या फिर जैसे कि बच्चों की देख रेख करना, इस तरह के काम करने थे। लास्ट में देयर वेज वर लोअर देन दोज ऑफ मैन, उन्हें भी क्या करना पड़ता था, उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम होती थी। मतलब बहुत ही कम पैसे दिए जाते थे, जेंट्स को ज़्यादा पैसे दिए जाते थे काम के और लेडीज़ को कम पैसे दिए जाते थे। इसके बाद में क्या है, इन ऑर्डर टू डिस्कस द वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओवन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स, यानी महिलाओं के लिए के मतलब हित के लिए, उनके लिए मतलब इस तरह के जो इंटरेस्ट वाले जो काम थे वो, और उन पर जो चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू कर दिए गए थे और अखबार निकाले गए। और फ्रांस के कई नगरों के अंदर तो ऐसे हो गया था कि महिलाएं लगभग कम से कम कितने थे, कम से कम 60 जो क्लब थे ना वो उनके अंडर आ गए थे। इतना कुछ इनके अंदर काम होता था, इस तरीके से उनकी काम होते रहते थे। ठीक है जी, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में ये है, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम, यानी कि द जो उनमें क्या था, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन और रिपब्लिक वुमेन था, वो सबसे मशहूर क्लब था, ये सबसे माना जाना और फेमस क्लब था यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्या कह रहा है इसके बारे में आगे, को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इधर से, कि मेन डिमांड वाज द वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन, परंतु क्या था कि उनकी प्रमुख मांग थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। भी लो काम तो हम भी करें, काम जेंट्स भी करें, जेंट्स को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, हमें कम दिए जाता है, ऐसा क्यों, हमें भी तो बराबर पैसे देने का अधिकार होना चाहिए, बराबर पैसे ले सके हम भी। इस तरीके से करते करते क्या हो जाता है कि वुमेन वर disappointed that the constitution of 1791 reduced them to passive citizen। उन्होंने क्या कर दिया, 1791 के अंदर महिलाएं क्या हो गई,
पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार पहुंचाने लगी और महिलाएं इस बात को लेकर के काफ़ी डिसअपॉइंट हो गई। 1791 में क्या कर दिया उन्होंने, संविधान में एक निष्क्रिय नागरिक का दर्जा मिल गया उनको, और महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने वाले राजनीतिक पदों की मांग कर ली। उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारे को भी वोटिंग करने का अधिकार मिलना चाहिए, हम भी अपने वोट डालना चाहते हैं, हमें भी इस तरह का अधिकार। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का जो है काफ़ी रिप्रेजेंटेशन होएगा, उनके हितों का भी सम्मान होएगा। नेक्स्ट में क्या कहता है, इन द अर्ली ईयर्स, कुछ मतलब कुछ स्टार्टिंग के जो ईयर्स थे उनके अंदर क्या होता है, द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज हैपन इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। यानी शुरू के जो साल थे ना उनके अंदर क्या था, रेवोल्यूशन जो है वो सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानून लागू किए, सरकारी जो स्कूल थे उनकी स्थापनाएं कर दी, लड़कियों के लिए स्कूल शिक्षा को मतलब प्रावधान दे दिया, अनिवार्य कर दी, वो उन सब के लिए भी जरूरी कर दिया, पढ़ सकते हो। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। पहले था ना ऐसा भी, वो छोटी उम्र में उनकी थोड़ा सा टाइम पढ़ा और उनकी शादी कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अब कंपलसरी कर दिया कि गर्ल्स के लिए स्टडी होनी चाहिए और मैरिज के वो अगेंस्ट हो सकती थी। अच्छा, इसी के बाद में क्या होता है, शादी को जो स्वैच्छिक अनुबंध बना दिया कि अपनी मर्जी से वो मैरिज करेगी, अदरवाइज उनको नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दिया था। इसके बाद में क्या है कि नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लग गया, यानी कि सिविल लॉ के अंडर वो काम करने उनको रजिस्टर करवाया जाने लग गया। अच्छा, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते मर्द और दोनों को ही इसकी मर्जी देने का अधिकार दिया जाने लगा। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी, यानी छोटे मोटे जो अपने बिजनेस थी वो खुद कर सकती थी। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड, यानी कि फिर भी जो पॉलिटिकल जो उनके अधिकार थे, पॉलिटिकल जो उनके जन थे, उनको क्या कर लिया गया, महिलाओं का संघर्ष जारी था, अभी भी स्ट्रगल कर रही थी महिलाएं। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ यानी आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लब को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। यानी ये क्या कह रहा है, फिर भी मतलब अधिकारों के लिए तो उन्होंने अभी भी अपने स्ट्रगल शुरू कर रखा था, और उन्होंने आगे आकर के क्या कर दिया, राज्य मतलब रीजन ऑफ टेरिटरी में क्या कर दिया, उन्होंने आकर के महिलाओं के क्लब को बंद करा दिया। अब जो है वो जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी ना उनको लेकर उन पर प्रतिबंध लगाने लग गया, यानी कि उनको बंद करना शुरू कर दिया, उन पर एक कानून लागू कर दिया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया कि जी आगे चलाएंगी, इन महिलाओं को आगे से आगे बढ़ावा देगी, तो उनको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, और उनमें से कुछ एक को तो क्या कर दिया गया, फांसी भी चढ़ा दिया गया। और मैनी वांटेड वुमन, ठीक है जी, इनको कुछ एक को तो फांसी भी चढ़ा दिया गया, जिस वजह से आगे क्या है, वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट एंड इक्वल वेज कंटिन्यूड थ्रू। यानी कि कहने का मतलब है मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा था, कंटिन्यूसली चलता ही रहा था। और अनेक देशों मतलब वोटिंग करने का जो स्ट्रगल था वो 19वीं सदी के एंड तक भी मतलब चलता रहा, और शुरू में भी चल ही रहा था। अंतर्राष्ट्रीय जो वोटिंग होती है ना, जो इंटरनेशनल वोटिंग, ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो इंटरनेशनल जो वोटिंग होती है, अंतर्राष्ट्रीय वोटिंग का जो होता है उसको जारी कर दिया। और रेवोल्यूशन जो है ना उसके ड्यूरिंग फ्रांसीसी जो महिलाएं थी ना उन्होंने क्या कर दिया, पॉलिटिकल ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर, ठीक है, तो उसका इंस्पायरिंग मेमोरी बना दिया गया उसको, और यानी कि राजनीतिक सरगर्मियों को मतलब इंस्पायर कर सके, इस तरह के उनके लोगों को जिंदा रखा गया। और लास्ट में क्या हुआ, 1946 में वुमेन इन फ्रांस वोन द राइट टू वोट्स। लास्ट में जो है फ्रांस की महिलाओं ने मत डालने का जो अधिकार था वो हासिल कर ही लिया, वो आखिरकार उसमें जीत ही गई थी। इसी का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द एबॉलिश ऑफ स्लेवरी, उसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर। क्या दिक्कत है, ये रहा जी, द एबॉलिश ऑफ स्लेवरी, इसका मतलब है दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा क्या होती है बेटा,
स्लेवरी मतलब दास, दास का मतलब क्या होता है, नौकर चाकर, नौकर। तो इसके अंदर क्या है, वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबियन वाज द एबोलिशिंग ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। ये कह रहा है कि फ्रांस के जो छोटी छोटी जो कॉलोनियाँ थी उनके अंदर दास प्रथा मतलब स्लेवरी जो है वो उसका जैकोबियन शासन ने रेवोल्यूशन सामाजिक सुधारों में से एक था। मतलब समाज के अंदर जो इस तरह के सुधार करने थे, स्लेवरी वगैरह को हटाना था, इस तरह का एक माना गया एक शासन था। और इसमें क्या, कैरेबियाई उपनिवेश मार्टिन गोल्डलोप और सैन डोगियो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण मतलब उनके पास ये चीजें मिलती थी, महत्वपूर्ण आपूर्ति करते थे ये लोग। फिर इसके बाद में क्या था, ठीक है जी, इसके बाद बटदार, इसका क्या मतलब, अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के लिए यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। यानी अगर वो अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करते थे तो उस वजह से क्या हो जाती थी, वहाँ के जो जगह होती थी वहाँ पर क्या हो जाती थी, लोगों की कमी हो जाती थी, वहाँ पे मतलब मजदूर लोग नहीं मिलते थे। इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में एक ट्राइएंगल टाइप का, ट्रायंगुलर स्लेव्स बिटवीन यूरोप, फ्रांस, अफ्रीका, अमेरिका के बीच में, यानी कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका तीनों के बीच में एक क्या है मतलब स्लेवरी बिजनेस शुरू हो गया, पूरा किया गया। और जिसके अंदर क्या, स्लेवरी जो बिजनेस था वो 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, यानी 17th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हुआ था ये चीज़ें। इसके बाद क्या हो गया था कि फ्रांसीसी सौदागर जो है या बोंदे या नाते मतलब बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे और जहाँ वे क्या करते थे, स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। मतलब लोगों को खरीदते थे इस तरीके से जैसे मजदूर खरीदते हैं, वैसे इस तरह के लोगों को वो खरीद लेते थे जो मजदूरी करते थे। इसके बाद में क्या हो गया था, दासों को दाग कर एवं हथकड़ियों डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई देशों तक 3 माह के लिए लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। और इस तरीके से क्या हुआ था, स्लेवरी जो है मतलब काम के लिए बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी, नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोंदे और नाते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। मतलब उनके पास इस तरह की जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है वो किसी वजह से आई थी कि उनके पास अब पूरी तरह से स्लेवरीज थे, लोग थे उनके पास काम करने के लिए। नेक्स्ट में क्या कहता है, नेक्स्ट टॉपिक ये होता है हमारा कि थ्रूट आउट द 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि इस तरह की जो क्रिटिसाइज कर दिया गया स्लेवरी इन फ्रांस, यानी कि इस दास प्रथा को क्या कर दिया गया, ज़्यादा निंदा की जाने लगी इसकी। क्यों की जाने लगी, क्योंकि नेशनल असेंबली जो थी वो हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबो वेदर द राइट ऑफ मैन शुड बी, यानी कि क्या कर दिया गया, अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया था। इस चीज़ को लेकर के किसी तरह का कोई भी कानून, कोई भी राइट्स नहीं बना था और न ही वो असेंबली के अंदर डाला गया था। इसके बाद में क्या होता है, लेकिन अंततः 1794 के अंदर क्या हो गया, कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सदी में क्या कर दिया, दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। 1794 में सभी के सभी जितने भी जो हमारी स्लेवरी है उनको क्या कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा, आज़ाद कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। एक बार तो मतलब उन्होंने कह दिया कि वो आज़ाद कर दिया जाएगा, पर यह कानून मतलब एक छोटी सी अवधि तक ही रहा। उसके बाद ये क्या कर दिया, दोबारा से शुरू कर दिया। किसने शुरू कर दिया, नेपोलियन ने शुरू कर दिया था। और बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित को सुधारने के लिए अफ्रीकी
निग्रो मतलब काले लोग थे, उनको गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई, आज़ादी मिल गई। अब फ्रांसीसी उपनिवेशों से क्या हो गया, लास्ट में एंड में मतलब वही दोबारा से क्या आ गया, स्लेवरीज आ गई और उनको क्या कर लिया गया, 1848 के अंदर उनका उन्मूलन कर लिया गया, कॉलोनीज को इनको इकट्ठा कर लिया गया, हमारे पास से इन लोगों को यहाँ से उठा लिया गया। जी नेक्स्ट में क्या है, हेलो बेटा, ये हमारे लेसन का लास्ट पार्ट है, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, यानी मतलब रेवोल्यूशन क्रांति और इसके बाद की जो स्थिति थी वो कैसी थी हमारी, उसके बारे में बता रखा है कि रोजाना की जिंदगी कैसी है। तो इसके बारे में क्या है, कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर एंड लैंग्वेज दे और द बुक्स एंड रीड, यानी कि क्या राजनीतिक लोगों का पहनावा, उनकी बोल चाल तथा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकें या किताबें जो थी वो बदल सकती हैं। इसी तरह से 1789 इन फ्रांस मैनी सच चेंजेज इन द लीव्स, यानी कि 1789 के बाद क्या हुआ कि फ्रांस में कई तरह के, फ्रांस में मतलब पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन में क्या है, अनेक तरह के परिवर्तन आने शुरू हो गए, चेंजेस आने शुरू हो गए। जो रेवोल्यूशन गवर्नमेंट थी ना, उसने क्या कर दिया, लॉ बनाकर फ्रीडम एवं समानता के, इक्वलिटी यानी आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास कर लिया था उन्होंने। ये अपना एक लिबर्टी और उनको वन इम्पोर्टेंट लॉ, एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कानून था वो क्या था कि बास्टिलियन के विध्वंस के बाद सन 1789 में क्या हुआ, बस कि जो गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था वह था सेंसरशिप की समाप्ति। अब सेंसरशिप को पूरी तरह से क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। पीछे पड़ा था ना हम सेंसरशिप के बारे में, क्योंकि जो हमारा जो पुराना जो ओल्ड रीजन था ना, पुराना टाइम था, उसके अंदर क्या हुआ था कि राजतंत्र के स्वतंत्र समाप्त लिखित सामग्री, जो भी रिटर्न जो भी था ना वो, और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी वो, जैसे कि किताब, अखबार, नाटक जो भी थे ना, राजा ने सेंसर अधिकारियों द्वारा वापस किए जाने के लिए बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। जब तक वो वापस रिटर्न नहीं करेंगे तब तक उनको इसके अंदर नहीं दर्शाया जाएगा, नहीं दिखाया जाएगा। तो फिर क्या हो गया था, परंतु अब अधिकारों के जो घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया था उनको, यानी कि न मानने के लिए जो न था, मैन एंड वुमन के बारे में क्या कर दिया था, इस तरीके का अधिकार उन्होंने डाल दिया था अस्तित्व के अंदर। इसके बाद में क्या है, परिणामस्वरूप फ्रांस के शहरों में क्या हो गया, अखबारों पर जो पुस्तकों छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई कि हर जगह इसी तरह का कोई ना कोई इसी तरह से कुछ ना कुछ छपा हुआ दिखाई देने लग गया उसके अंदर, जैसे कि न्यूज़पेपर मेरिन के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद में क्या आ गई, जो प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी किया जा सकता था। प्रिंट के माध्यम से उपयोग करके एक पक्ष से दूसरे पक्ष को दृष्टिकोण मतलब दिया जा सकता था, सहमति दी जा सकती थी, सहमति देने की कोशिश की जा सकती थी। अब नाटक, संगीत और इस तरह की जो चीज़ें थी ना, जैसे प्ले, सॉन्ग, ये सारी की सारी जो है हमारे पास एक बड़े पैमाने पर प्रस्तुत होने लगी थी। और ये क्या करने लगे थे, स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिक व दार्शनिकों के जो है लिखने को समझने और उससे जुड़ने का एक लोकप्रिय तरीका था, यानी कि इस तरीके से उनसे जुड़ा जा सकता था, उनके साथ अपनी बातचीत को रखना अब संभव हो गया था। इसके बारे में काफ़ी बातचीत होने लग गई थी, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था, यानी कि कुछ एक लोग ही थे जो पढ़ सकते थे। इसके बाद में क्या कहता है आगे, ये कंक्लूजन क्या निकलता है भाई, कंक्लूजन के बारे में हम पढ़ते हैं। सारा अब तक जो पढ़ा है ना उसका हम सारा का सारा कंक्लूजन निकाल देते हैं। ठीक है जी। वो कैसे था ये देखिए जी, लास्ट है कि इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट
क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस, यानी कि 1804 में क्या नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट मान लिया था, घोषित कर दिया था। और उसके बाद उसने क्या पड़ोस के जो यूरोपीय देशों की जो उनके ऊपर जो विजय प्राप्त करनी थी, विक्ट्री हासिल करनी थी, शुरू कर दी थी। और पुराने जो राजवंश थे उनको हटाकर अपने साम्राज्य बना लिया और उनको अपनी मतलब गुलाम बना लिया था। और उनकी बागडोर क्या है, दान के लोगों के हाथ में दे दी। यानी सारी जगह क्या बातें होने लगी कि नेपोलियन ही है, जो कुछ है वही डिसाइड करेगा, वही सारा कुछ मॉडिफाइड करेगा। खुद को यूरोप के आधुनिकरण का मतलब जनक मानने लग गया वो अपने आप को। और उसने निजी जो संपत्ति थी उसकी जो है मतलब सुरक्षा के लिए उसने कानून बना दिए। दशमलव पद्धति जो कि डेसिमल प्रणाली है उसका भी उन्होंने क्या कर दिया था, आविष्कार कर दिया था। अब इसके बाद में क्या कर दिया था, शुरू में बिल्कुल ही स्टार्टिंग के अंदर इन्होंने क्या कर दिया कि मतलब नेपोलियन मुक्तिदान लगता था शुरू में, तो उससे जनता को स्वतंत्रता मिलने की उम्मीद थी। वो ऐसे लोग समझने लग गए थे कि भी हाँ यही हमारे लिए सब कुछ करेगा। पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे कि अब ये तो हमें मारेगा। और 1815 तक आते आते क्या कर दिया उसने, वोट रूलर ने उसकी से हार हुई और यूरोप ने क्या कर दिया, बाकी हिस्सों से मुक्ति मिल गई। और जो मतलब आधुनिक जो कानून थे उनके फैलाने वाले जितने भी रेवोल्यूशनरी जो उसने रूल्स बना रखे थे वो सारे के सारे क्या रह गए, समय के बाद सामने आए और उसके बाद धरे के धरे रह गए। इस तरीके से उसने क्या कर दिया, एक लास्ट आइडिया बनाया था, द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, यानी स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के बीच में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी ये एक महत्वपूर्ण रियासत थी। ठीक है जी, यानी कि इम्पोर्टेंट लेगेसी थी फ्रांस की रेवोल्यूशन की। दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी फ्यूडल सिस्टम वर एबोलिस्ड। ये क्या कहना चाहता है कि 19वीं सदी में फ्रांस ने से निकलकर जो यूरोप के लोग यूरोप में फैल गया और इसके कारण क्या वहाँ पे व्यवस्था जो का नाश हुआ। इसके बाद में क्या कह रहा है कि एपोनी समाज जो था वो राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार को नई भाषा दी गई। और टीपू सुल्तान जैसे जो राजा थे ना, ये रहे यहाँ पे टीपू सुल्तान, ये रहे दूसरे दोनों के नाम दिए गए हैं। यानी कि जो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय की क्रांति फ्रांस के जो है विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे कि टीपू सुल्तान की क्रांति कैसे थी और राजा राम मोहन राय वाली कैसे थी। ये दोनों के दोनों। बेटा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे और इसके मतलब MCQ टाइप क्वेश्चन करेंगे। ओके।